हेलो गाइस, हम ये आपके इग्नू के ESO 12 के ESO 12 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर मैं करा चुकी हूँ आपको। ये सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर का भी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए आप। ठीक है, ये आपके भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, इसके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रही हूँ। चलिए, इसका एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, उसे आप देख लेना। आज बाकी की करते हैं। ये ग्रामीण सामाजिक संरचना। ठीक है, इसका क्या नाम है? ग्रामीण सामाजिक संरचना। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक संरचना की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सामाजिक संरचना की जो अवधारणा है इसे परिभाषित करने के लिए इसमें कहा गया है। तो आप सबसे पहले हेडिंग तो यहीं से ले लेंगे कि सामाजिक संरचना का अर्थ। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए कि सामाजिक संरचना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सामाजिक संरचना की अवधारणा समाजशास्त्री की एक मूल अवधारणा है। ठीक है, जो सामाजिक संरचना की अवधारणा है वो समाजशास्त्र की एक मूल अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है। ठीक है, व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में पारस्परिक आचार व्यवहार करने होते हैं। ठीक है, हम जिस भी समाज में रहते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। ठीक है, तो व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में परस्पर आचार विचार करने पड़ते हैं, परस्पर व्यवहार करना पड़ता है। ठीक है, जिसके द्वारा सामाजिक जीवन में उसकी प्रतिष्ठा व भूमिका का निर्माण होता है। ठीक है, इसी के द्वारा समाज में उनकी प्रतिष्ठा और सामाजिक जीवन में उनकी प्रतिष्ठा और भूमिका का निर्माण होता है। समाज में प्रतिष्ठा और भूमिका के परस्पर संबंधों के निर्माण ढांचे जिसमें आपसी मेल मिलाप अधिक स्थायी होता है। ठीक है, जिसमें आपस में हम मिलजुल कर रहते हैं को सामाजिक संरचना कहते हैं। ठीक है, समाज में जिस समाज में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ की रीति वहाँ की परंपराओं को हम मानते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, तो यही सामाजिक संरचना कहलाती है। परिभाषा, सामाजिक संरचना अंतर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों एवं सामाजिक प्रतिमानों साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा प्राप्त स्थितियों एवं भूमिकाओं की विशेष व्यवस्था को कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है कि जो समाज है, समाज की जो संरचना है अर्थ संबंधी। ठीक है, समाज की संरचना में अर्थ संबंधी जो संस्थाएं होती हैं, एजेंसियां होती हैं, वे सामाजिक प्रतिमान जो भी वहाँ के होते हैं, साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा प्राप्त स्थितियों एवं भूमिकाओं की विशेष व्यवस्था को कहते हैं। ठीक है, सामाजिक संरचना अंतर क्रियाशील सामाजिक तत्वों का ताना बाना है। ठीक है, जो सामाजिक संरचना है वो अंतर क्रियाशील सामाजिक तत्वों का एक ताना बाना होती है, जिसमें विचारने एवं पर्यवेक्षण ढंगों का निवास होता है। ठीक है, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में वहाँ की किस तरह के आचार विचार हैं, किस तरह का रहन सहन है, वहाँ का पर्यवेक्षण कैसा है, उसका विकास वहाँ पर हुआ है। सामाजिक संरचना के विषय पर कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, सामाजिक संरचना के मामले में जो विद्वान हुए हैं समय समय पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं। सामाजिक संरचना के अभिप्राय को प्रस्तुत किया है। ठीक है, इन्होंने सामाजिक संरचना के अभिप्राय को प्रस्तुत किया है, अपने विचारों द्वारा अपने विचार दिए हैं। नाडेल का विचार। ठीक है, यहाँ पे नाडेल का विचार क्या है? नाडेल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक संरचना का अभिप्राय सामाजिक संबंधों के जाल से है। ठीक है, नाडेल का क्या कहना है? नाडेल ने कहा है कि जो सामाजिक संरचना है उसका संबंध सामाजिक जाल से है, सामाजिक संबंधों के जाल से है। जिस समाज में हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ की चीजों को हमें मानना होता है, वहाँ के जिस तरह के रीति रिवाज हैं, जिस तरह की वहाँ की परंपराएं हैं, उन सबको अपनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं समाज के साथ। इन संबंधों का निर्माण मनुष्यों द्वारा सामाजिक
प्रतिमानों पर आधारित अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अंतर क्रिया करने पर होता है। ठीक है, इनका सभी की अपनी अपनी जैसी भी सामाजिक प्रतिमान है जहां पर हम रहते हैं, ठीक है, वहां पे अपनी अपनी जैसी भी जिसकी भी जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार वो वहां पर ढल जाते हैं। हैरी एम जॉनसन का विचार। अब हैरी एम जॉनसन ने क्या विचार दिया है इसके मामले में? जॉनसन के अनुसार संरचना शब्द स्थिर का प्रतिमान है। ठीक है, जॉनसन का क्या कहना है कि जो संरचना एक शब्द है, जिस संरचना शब्द का हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो शब्द स्थिरता का प्रतिमान है। ठीक है, संरचना शब्द स्थिरता का प्रतिमान है। इसका निर्माण समूह एवं उपसमूह के अंतर संबंधों द्वारा होता है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण समूह और उपसमूह के बीच जो संबंध होते हैं उनसे होता है। जॉनसन ने सामाजिक संरचना के अंगों में समूह, उपसमूह के अतिरिक्त नियामक प्रतिमान एवं सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मिलित किया है। ठीक है, इनके अलावा इन्होंने सांस्कृतिक मूल्यों को भी शामिल किया है और नियामक प्रतिमान को भी इन्होंने शामिल किया है। दूसरा नेक्स्ट है मैकाइवर का विचार। ठीक है, मैकाइवर का विचार क्या है? मैकाइवर के द्वारा सामाजिक संरचना को अमूर्त अवधारणा माना गया है। ठीक है, मैकाइवर के अनुसार जो सामाजिक संरचना है इसे एक अमूर्त अवधारणा कहा गया है, जिसमें समूह, परिवार, समुदाय, जाति, वर्ग, नगर, गांव व प्रजाति जैसे अंगों का समावेश है। ठीक है, इस तरह के अंगों का इसमें समावेश होता है। इनके द्वारा समूह को व्यवस्थित ढंग से संयुक्त करने वाले स्रोतों व शक्तियों पर उचित ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा जो भी स्रोत हैं, जो भी शक्तियां हैं, उन पर उचित ध्यान दिया जाता है, जो सामाजिक संरचना को एक निश्चित रूप प्रदान करती हैं। ठीक है, जो कि सामाजिक संरचना को एक निश्चित रूप देती हैं। रैडक्लिफ ब्राउन का विचार। अब रैडक्लिफ ब्राउन का क्या विचार है इसके मामले में? रैडक्लिफ ब्राउन प्रसिद्ध मानव शास्त्री थे। ठीक है, ब्राउन कौन थे? ब्राउन एक प्रसिद्ध मानव शास्त्री थे। समाज शास्त्र के रचनात्मक कार्यवाद संप्रदाय के सदस्य होने के नाते सामाजिक संरचना की परिभाषा के स्पष्टीकरण में उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका की जनजातीय समाजों का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि मध्य नातेदारी व्यवस्था संस्थापिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, ठीक है, तो इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि जो भी ये एक समाज, सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे, जो ब्राउन थे ये प्रसिद्ध एक मानव शास्त्री थे। ठीक है, और समाज शास्त्र के संरचनात्मक प्रकारवाद से संप्रदाय के सदस्य होने के नाते ये संप्रदायों के सदस्य भी थे, और सामाजिक संरचना की परिभाषा के स्पष्टीकरण में इन्होंने सामाजिक संरचना की परिभाषा को स्पष्टीकरण किया है। में उन्होंने किस किस का एग्जाम्पल दिया है? जो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की जो जनजातियां हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में जो पाई जाने वाली, वहां रहने वाली जनजातीय समाज है जो का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि उनके मध्य नातेदारी व्यवस्था, नातेदारी जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, जो नातेदारी व्यवस्था संस्थापिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, उनके जो संबंध है उनकी अभिव्यक्ति है, और ये संबंध विशिष्ट प्रकार से व्यक्तियों को संयुक्त कर देते हैं। ठीक है, यही जो संबंध है वो खास प्रकार से, खास तरह से लोगों को संयुक्त कर देते हैं, ग्रुप में लाते हैं, और निश्चित स्थिति प्रदान करने में भी सहायता देते हैं। ठीक है, निश्चित जो स्थिति है उनकी, उसमें भी वो सहायक होते हैं। नातेदारी द्वारा सम्मिलित रूप से निर्मित प्रतिमान को नातेदारी संरचना कहा जाता है। ठीक है, ब्राउन मानते हैं, ब्राउन का ऐसा मानना है, ब्राउन मानते हैं कि उप संरचनाओं
को मिलाकर ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, इनका ऐसा मानना है कि जो उप संरचनाएं हैं इनको मिलाकर ही एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। उपयुक्त परिभाषाओं व विद्वानों के विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त घटना वस्तु है। ठीक है, जो सामाजिक संरचना है वो एक अमूर्त घटना वस्तु है, ये शब्द आप याद रखेंगे। इसकी इकाइयों में समूह, संस्था, समितियों व संगठन का समावेश है। ठीक है, इसमें किस किस का समावेश होता है? इकाइयों का, इकाइयों में जो समूह होते हैं, संस्थाएं होती हैं और समितियां होती हैं, और संगठन, इन सभी का मिला जुला रूप होता है। इसके द्वारा समाज के ब्रह्म पहलुओं को निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, साथ ही ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक समाज का संगठित प्रतिमान होता है। ठीक है, हर एक समाज का अपना संगठित प्रतिमान होता है, जिसके निर्माण में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, एक संरचनात्मक आकार की उत्पत्ति तभी संभव है जब मनुष्यों द्वारा स्वयं को एक दूसरे के साथ संबंध किया जाना चाहिए, समृद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसी से समाज बनता है। इन्हीं संरचनात्मक आकारों को सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं संरचनात्मक आकारों क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना कहते हैं। सभी सामाजिक संरचनाओं में परिवार, धर्म, राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, भूप्रदेश, समाज अंग होते हैं। ठीक है, इन सबके समान अंग होते हैं, परंतु सामाजिक संरचना के आकार समान नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो सामाजिक संरचना के आकार हैं ये समान नहीं होते। उदाहरणतः सभी सामाजिक संरचनाओं में परिवारों का भिन्न भिन्न आकार होता है। ठीक है, सभी सामाजिक संरचनाओं में जो परिवार हैं इनका अलग अलग आकार होता है। कुछ में एक पत्नी परिवार पाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ एक पत्नी परिवार पाया जाता है, कुछ में बहुपत्नी परिवार होता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना के समान अंग होते हुए भी विशिष्ट आकारों में विविधता विद्यमान रहती है। ठीक है, इनमें अलग अलग विविधताएं देखने को मिलती हैं। अतः सामाजिक संरचना मानवीय संबंध संरचनाओं की प्रतिमान व्यवस्था होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ये सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में इसमें बताया गया है आपको कि वर्ष 2001, ठीक है, वर्ष 2001 की जो जनगणना हुई थी, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या कितनी है? ठीक है, जो 2001 में जनगणना हुई थी इसके अकॉर्डिंग गांवों की संख्या पूछी गई है। गांवों में कितनी जनसंख्या है? ठीक है, तो भारत गांवों का एक देश है। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि जो भारत है, भारत गांवों का एक देश है। गांव की जनसंख्या का आकार छोटा होता है। ठीक है, गांव में आपको पता होगा जमीन ज्यादा होती है और लोग कम होते हैं। ठीक है, तो गांवों की जनसंख्या का आकार छोटा होता है और गांवों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, क्योंकि जगह ज्यादा होती है, लोग कम होते हैं, इसलिए घनत्व नहीं होता। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 72%, ठीक है, देश की जनसंख्या का कुल जो प्रतिशत था उसका लगभग 72% जनसंख्या जो है वो गांवों में निवास करती है। ठीक है, हमारे देश की 72% जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है? वो गांवों में निवास करती है। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग कितनी थी? गांवों की संख्या यहाँ दी गई हुई है 6,38,365। ठीक है, ये गांवों की संख्या भारत में थी 2001 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास विन्यास कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, उनमें निवास और विन्यास कितने प्रकार के होते हैं? गांवों की भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है।
ठीक है। गांवों की जो भारतीय जीवन है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। ठीक है, भारत को क्या कहा जाता है? भारत को गांवों का देश कहा जाता है, क्योंकि आज भी हमारे देश में की कुल जनसंख्या का 3/4, ठीक है, आज भी हमारे देश की जो टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का 3/4 से अधिक भाग ग्रामीण समाज में ही निवास करता है। ठीक है, जो 3/4 हिस्सा है आज भी गांवों में निवास करता है। गांव कोई नवीन शब्द नहीं है। ठीक है, गांव कोई नया शब्द नहीं है, क्योंकि आदिकाल से ही इसका प्रयोग सामाजिक संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने वाले संगठन के रूप में किया जाता रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आदिकाल से इसका प्रयोग किसलिए किया जाता रहा है? सामाजिक संबंधों का स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है। गांव के लिए पहले निरोह अर्थात झुंड आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, गांवों के लिए पहले किसका प्रयोग किया जाता था? निरोह अथवा झुंड का प्रयोग किया जाता था। गांवों का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, गांव का क्या होता है? गांव का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसी में व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, इसी में लोग रहते हैं और इनका मुख्य पेशा कृषि होता है। ठीक है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। एक समुदाय के रूप में उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। ठीक है, एक समूह के रूप में, एक समुदाय के रूप में, एक ग्रुप के रूप में उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल तो खेतों की वजह से विस्तृत होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों का जो गांवों का क्षेत्र है वो वहां का क्षेत्र खेतों की वजह से विस्तृत होता है, फैला हुआ होता है, लेकिन सदस्यों की जनसंख्या सीमित होती है। ठीक है, वहां रहने वाले लोगों की जनसंख्या कम होती है। जनसंख्या कम होने के कारण वहां का घनत्व भी कम होता है। जहां लोग कम होंगे तो घनत्व नहीं होगा। ठीक है, यही अधिकतर सदस्य अपने खेतों के समीप ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ अधिकतर लोग कहाँ पे रहते हैं? अपने खेतों के आसपास ही रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार की निवास पद्धति पाई जाती है। यहाँ ठीक है, यहाँ निवास पद्धति कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की है। ठीक है, पहली है केंद्रीयकृत निवास पद्धति। ठीक है, पहली पद्धति कैसी है? केंद्रीयकृत निवास पद्धति। यह सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है। ठीक है, जो ये पद्धति है केंद्रीयकृत निवास पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है यहाँ पे। ठीक है, और यह संपूर्ण भारत के गांवों में पाई जाती है। ये पूरे भारत में ही पाई जाती है। यहाँ के निवासियों के घर घने समूह के रूप में होते हैं। ठीक है, यहाँ के लोगों के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? घने समूह के रूप में होते हैं। घरों के चारों ओर ग्राम वासियों के खेत होते हैं। ठीक है, घरों के चारों ओर क्या होता है? ग्राम वासियों के खेत होते हैं। गांव के बाहरी क्षेत्र के साथ गांव के छोटे छोटे पूर्वे व गांव भी स्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे गांव होते हैं, पूर्वे होते हैं, जिसका संपर्क मुख्य केंद्र के साथ बना होता है। ठीक है, इसका संपर्क किससे होता है? मुख्य केंद्र के साथ होता है। दूसरा है आपका तरंग निवास स्थान पद्धति। ठीक है, दूसरा क्या है? तरंग निवास स्थान पद्धति। तरंग निवास स्थान पद्धतियों के अंतर्गत मकान कतारों में बने होते हैं। ठीक है, मकान कैसे बने होते हैं? कतारों में बने होते हैं। और मकानों की संरचना इस प्रकार निर्मित होती है कि प्रत्येक मकान के चारों ओर एक 4 दीवारी बनी होती है। ठीक है, प्रत्येक मकान के चारों ओर क्या होता है? 4 दीवारी बनी होती है। इसलिए संपूर्ण गांव की अंतिम सीमा का पता लगाना कठिन हो जाता है। ठीक है, इसलिए पूरे गांव की जो अंतिम सीमा क्या है इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। भारत के कुछ भागों में जैसे केरल, कोंकण एवं बंगाल की डेल्टाई भूमि में इस प्रकार के, ठीक है, जो वहां के डेल्टाई भूमि होती है वहां इस प्रकार के निवास स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें तंग व कम चौड़ाई वाले निवास स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह के निवास स्थान कहाँ पर पाए जाते हैं? ये केरल में पाए जाते हैं और कोंकण और बंगाल में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टाई भूमि होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट है बिखरे निवास स्थान पद्धति। ठीक है, थर्ड में क्या बताया गया है, बिखरे निवास स्थान पद्धति। इस प्रकार की निवास व्यवस्था में आवासीय क्षेत्र में एक स्थान पर 2 या 3 घरों का समूह निवास करता है। ठीक है, इस प्रकार की जो निवास पद्धति होती है, इस प्रकार की जो निवास व्यवस्था है, इसमें आवासीय क्षेत्र में एक स्थान पर 2 या 3 घरों का समूह निवास करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ निवासियों की निवास पद्धति को बिखरे हुए स्वरूप में देखा जा सकता है। ठीक है, अतः इस रीति से विकसित मकानों को बिखरी हुई निवास पद्धति माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार की निवास पद्धति में गांव की भौतिक सीमाएं स्पष्ट नहीं हो पाती। इस प्रकार की बस्तियां पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय की निचली पहाड़ियों और महाराष्ट्र की सतपुड़ा पर्वतमालाओं में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलती हैं इस तरह की, ये बस्तियां पहाड़ी क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, इस तरह की बिखरी हुई जो बस्तियां हैं पहाड़ी क्षेत्र में मिलती हैं और हिमालय के निचले जो पहाड़ हैं, हिमालय के नीचे जो पहाड़ है उनमें मिलती हैं। महाराष्ट्र के जो सतपुड़ा, ठीक है, महाराष्ट्र में जो सतपुड़ा पर्वतमालाएं हैं इनमें देखने को मिलती हैं। उपयुक्त विवरण से ग्रामीण क्षेत्र के निवास विन्यास की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। साधारणतया ग्रामीण जीवन सामान्य होते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण जीवन होते हैं वो सामान्य होते हैं क्योंकि उनका जीवन कृषि पर आधारित होता है। ठीक है, ग्रामीण जीवन सामान्य क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ का जीवन कैसा होता है, कृषि पर आधारित होता है और जनता का सीधा संपर्क प्राकृति अथवा पशु और वनस्पति जीवन से जुड़ा हुआ होता है। वहाँ के लोग या कृषि करते हैं या पशुपालन करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, उन्हीं को बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार की संयुक्तता संबंधी महत्वपूर्ण आयामों की सूची बनाइए। ठीक है, परिवार की जो संयुक्तता होती है उससे संबंधित सूची आपसे पूछी गई है, उसके महत्व को पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। संयुक्त परिवार भारतीय सामाजिक जीवन की एक विशेषता है। ठीक है, जो संयुक्त परिवार होते हैं वो भारतीय सामाजिक जीवन की क्या है, एक विशेषता होते हैं, खासियत होते हैं। संयुक्त परिवार भारत की आदिकाल परंपरा है। ठीक है, जो संयुक्त भारत है, संयुक्त परिवार जो है भारत की आदिकालीन परंपरा है, पुरानी परंपरा है, कहने का तात्पर्य आदिकाल से चली आ रही है, जिसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारतवासियों आज भी आप देखने को मिलते हैं। आज भी ऐसे संयुक्त परिवार आपको देखने को मिलेंगे जिसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारतवासी आज तक प्राप्त करते आ रहे हैं। ठीक है, जिसे एक विरासत के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था में पुत्र विवाह के बाद अपने माता पिता के अलावा माता पिता से अलग नहीं होता। ठीक है, इस व्यवस्था में विवाह के उपरांत भी जो पुत्र है वो अपने माता पिता के साथ ही रहता है, बल्कि एक साथ ही मकान में सम्मिलित रूप से रहते हैं। ठीक है, एक ही मकान में सम्मिलित रूप से रहते हैं, इकट्ठा भोजन करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं और पारिवारिक संपत्ति में उनका साझेदारी होती है। ठीक है, परिवार की जो संपत्ति है उसमें भी उनकी क्या होती है, साझेदारी होती है। सभी सदस्यों की आय साझे कोष में जमा होती है। ठीक है, सभी जो भी पैसा कमाते हैं लोग, उन सबकी आय को एक साझा कोष है जिसमें जमा किया जाता है। ठीक है, आज आप ज्वाइंट अकाउंट के रूप में आप समझ सकते हैं आज के टाइम में। ठीक है, जिससे घर का खर्च चलाया जाता है और परिवार के सदस्य संयुक्त परिवार के आदर्श के चलते भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। श्रीमती इरावती कर्वे, ठीक है, श्रीमती इरावती कर्वे ने माना है कि एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो साधारणतया
एक मकान में रहते हैं। ठीक है, ये किसका समूह है? जो कि एक मकान में रहने वाले लोग हैं, एक रसोई में पका भोजन करते हैं। ठीक है, एक ही रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं, जो समान संपत्ति के स्वामी होते हैं। ठीक है, जिनकी संपत्ति भी समान होती है तथा किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। एक दूसरे से उनका रक्त का रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, वास्तव में संयुक्त परिवार अनेक पीढ़ियों की एक ऐसी संयुक्त व्यवस्था है जिसमें सभी सदस्य सम्मिलित आय, समान संपत्ति और समान निवास स्थान को अपने लिए आवश्यक मानते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति अपने असीमित उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। संयुक्तता के आयाम इस प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है सहनिवास। ठीक है, सहनिवास ने परिवार में, संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चे, पौत्र तथा उनकी पत्नियां और उनमें बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार में पति पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता, ये सब इकट्ठे होकर रहते हैं। ये सामान्यतः एक ही मकान में रहते हैं। ठीक है, और ये सभी कहाँ रहते हैं? एक ही जगह, एक ही मकान में रहते हैं। ये एक दूसरे के निकट अलग मकानों में ही रह सकते हैं, और ये जो सभी हैं वो एक दूसरे के निकट, मतलब एक दूसरे के पास रहते हैं। अगर अलग मकानों में भी हैं तो एक दूसरे के पास ही ये रहते हैं। दूसरा है इसमें सहभोजिता। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? सहभोजिता। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हुए एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं। ठीक है, सहभोजिता के मतलब है सभी परिवार एक छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं। इस प्रक्रिया को ही सहभोजिता कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें संपत्ति में सहभागिता। ठीक है, संपत्ति में सहभागिता। संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से संपत्ति में सहभागिता करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, जो संपत्ति होती है उसमें सभी का हिस्सा होता है, ये आप मान सकते हैं। जो संपत्ति होती है, जैसे खेती है, मकान है, जो कुछ भी है, सबका अपना मिला जुला हिस्सा होता है और संपत्ति पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है। ठीक है, सभी सदस्य अपना अपना अधिकार उस संपत्ति पर जताते हैं, अर्थात साझा संपत्ति को परिवार के सभी सदस्यों में समान रूप से वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, और जो साझा संपत्ति होती है उसे परिवार के सभी सदस्यों बराबर हिस्से में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीढ़ी गहनता। ठीक है, पीढ़ी गहनता में क्या है? संयुक्त परिवार में पीढ़ी गहनता की विशेषता के कारण उनका आकार बड़ा होता है। ठीक है, पीढ़ी गहनता के कारण उनका परिवार कैसा होता है? बड़ा होता है। परंपरागत रूप से पिता, पुत्र और उसके पुत्र और 2 या 3 पीढ़ियों के साथ, पीढ़ियों के सभी रक्त संबंधी एक ही परिवार में रहते हैं। ठीक है, अब 2-3 पीढ़ियां एक ही परिवार में एक साथ रहेंगी तो आप सोचिए परिवार तो बहुत बड़ा हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संबंधियों के प्रति दायित्व। ठीक है, जो रिलेशन होते हैं उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? संयुक्त परिवार में दायित्वों तथा कर्तव्यों की सीमा निश्चित नहीं होती। ठीक है, जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें दायित्वों और कर्तव्यों की सीमा कैसी है? निश्चित नहीं होती, बल्कि जिस परिस्थिति में जो भी काम करना आवश्यक होता है वही व्यक्ति का उत्तरदायित्व बन जाता है। ठीक है, जो भी परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति में जो भी काम पड़ता है वही व्यक्ति का अपना उत्तरदायित्व हो जाता है। और कर्तव्यों के पालन संबंधी प्रक्रिया में प्रत्येक सबके लिए और सभी प्रत्येक के लिए सिद्धांत का पालन किया जाता है। ठीक है, सभी एक दूसरे के लिए सिद्धांतों का पालन करते हैं और इसी के द्वारा संयुक्त परिवार का जीवन अनुशासित बना रहता है। ठीक है, इसी से जो संयुक्त परिवार है, बड़े बड़े परिवार होते हैं, अगर ऐसा नहीं हो तो अनुशासन भी नहीं होगा, लेकिन इसी कारण संयुक्त परिवारों में अनुशासन भी बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भावनात्मकता।
ठीक है। भावनात्मकता में क्या है, इस प्रकार के परिवार में व्यक्ति आपस में भावनात्मकता के गुण के कारण जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो भावनाओं के कारण वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है एक दूसरे से, इसलिए वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, पारिवारिक क्रियाकलापों में भावना बस पूर्णतया भागीदारी निर्भर करती है। ठीक है, जो पारिवारिक क्रियाकलाप है वो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ये भावना बस पूर्णतया उनकी भागीदारी, वो अपनी पूर्णतया भागीदारी पूरी तरह से अपनी भागीदारी को निभाते हैं। इस प्रकार उपयुक्त महत्वपूर्ण आयाम परिवार की संयुक्तता की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। अभी ये एक काफी और बचे हुए हैं, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि आधे घंटे का ये वीडियो आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, और बेल बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे वीडियो पड़े। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट का भी आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इग्नू NIS और इग्नू की जितनी भी सब्जेक्ट है मैं सबके वीडियो आपको बना दूंगी। अगर आप NIS से कुछ कर रहे हैं, 10th या 12th कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप इग्नू से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी आपके लिए वीडियो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।